सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैंने पेपर का पीडीएफ डाला हुआ और उसके बाद जो सारी स्लाइड्स हैं जो हम लोग के डेली बेसिस में रहती हैं वो दैट आई विल डिस्कस, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कुछ हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर चेंजेस भी आते हैं। तो आ भी रहे हैं, और कैसे, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ते हो है ना, तो कैसे टॉपिक्स को पिक करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, और हम लोग कैसे टॉपिक्स को पिक करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो और जो भी फिर जो टॉपिक्स आज के हैं दैट वी विल डिस्कस। अब देखो यहाँ पे लिखा है 9 किल्ड एज पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएट। अब ये चलो हेडलाइंस है, इशू हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो इसको रीड नहीं करना है, ठीक है, ये रीड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये खाली हेडलाइंस है। यूक्रेन जो है आपका बिल्डिंग्स सिटीज़, फिर उसके बाद ये नेवी हेल्प ड्रोन हिट कार्गो गल्फ ऑफ एडन। अब यहाँ पे जैसे आप कोई जगह ऐसे देखो ना नई, वैसे मैंने आपको डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो जैसे गल्फ ऑफ एडन और ये सब के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टेट वाली न्यूज़ में ज़्यादातर चीज़ें नहीं आती, तो आपको फिर डायरेक्टली थोड़ा सा ऐसे गो थ्रू हो, कोई मैप से रिलेटेड कोई स्कीम से रिलेटेड चीज़ें हो तो देख सकते हो। और जैसे मान लो हेडलाइंस है ना, अब इंडिया सेज इट होप्स टू रिजॉल्व। अब यहाँ पे देखो आपको, चलो आपने इसको रीड कर लिया, बट अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हमें नहीं जाना। जब देखो थोड़ा वेट करना चाहिए, एडिटोरियल्स में ऐसे एरियाज में क्वेश्चन आ ही जाते हैं तो फिर वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें सबका देखो अपना अपना चॉइस रहता है जब भी वो करते हैं। हम जैसे कुछ ऐसी न्यूज़ है कि नई पोस्ट स्टैम्प निकला है। अब जैसे ये है जीएम क्रॉप विल मेक एडिबल ऑयल चीपर। तो यहाँ पे क्यों चीपर करेंगे? सो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके मस्टर्ड को ग्रो किया जा सकता है ना, जीएम मस्टर्ड की बात चल रही है। और इससे जो एडिबल ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है मतलब है ना, जो तेल है उसको चीपर फॉर्म में, क्योंकि ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको जेनेटिकली आप मॉडिफाई कर सकते हो और उनको इवन थोड़ा कंडीशन सही भी नहीं है तब भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ये ठीक है, एक चीज़ आई है, एक पॉइंट ये आपका आ जाता है। बट अभी जो है इसमें कुछ एस्पेक्ट है, आता रहता है, जैसे संडे के न्यूज़पेपर है सब में अपने आप आ ही जाएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो ये एक टॉपिक है साइंस का, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग, अब इस पर हमें जानना चाहिए इस वायरस के बारे में, तो ये एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप चलोगे तो यहाँ पे हमें ये टॉपिक है। अब इसमें जैसे इन्होंने प्रपोज्ड जो जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, तो एडिटोरियल में हमें ये देखना। अब इनमें जो बातें लिखी हैं चलो उसमें एक दो पॉइंट्स ही हमें पता होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली रिसर्च करके जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। वो आपने नहीं पढ़ा होगा, अब उस पर थोड़ा रिसर्च करके और तब देखो एक जैसे हम लोग जो लाइक एजुकेटर्स हैं, टीचर्स आप मानो, जो इस एरिया में एक्सपर्ट भी हो चुके हैं एडिटोरियल एनालिसिस और इन सब में, फिर यहाँ से कैसे टॉपिक्स पिक करना वो फिर हमारा रोल आ जाता है। अभी से हमें एक टॉपिक पिक करना है, वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है, उसके एप्लीकेशंस हैं, वो सब जानना है, किस टॉपिक को जो है पिक करना है। फिर जैसे एआई का सिस्टम है, आपके ऊपर रीड कर सकते हो कॉपीराइट। फिर यहाँ पे आ सकता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे सैटेलाइट है और किस तरीके से सैटेलाइट और कैसे वेदर को ट्रैक कर सकता है। तो ये थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारे जो मेरी पीडीएफ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो रहता है। अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक आ जाता है, ये एक टॉपिक आईआर के अंदर आ जाता है, और ये स्टेड फास्ट डिफेंस है, ये एक टॉपिक आ जाता है। दूसरा ये एक टॉपिक आ जाता है यहाँ पे चैनगे करके एक पोर्ट है उसके ऊपर है, दैट इज़ चैन के मेगा पोर्ट। तो ये एक डिस्कशन आ जाता है। इसमें एक टॉपिक और आ जाता है मैपिंग के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे तो मलूका करके एक रीज़न आ जाता है, तो ये एक टॉपिक हम लोग करेंगे, मलूका रीज़न है। तो देखो टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। और यहाँ पे यानोमामी ग्रुप, ये एक टॉपिक आ जाता है, तो ये टॉपिक यहाँ से एक पिक हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स निकल कर जो है वो आपके लिए आते हैं। कई टॉपिक्स जैसे होते हैं, टॉपिक्स आपके बिल्ड कर रहे हैं, टॉपिक्स जैसे अगर आपके बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमें इतना टाइम जो है ख़राब नहीं करना है। अब जैसे मान लो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एग्जांपल कोट कर सकते हो। यहाँ पे बांग्लादेश जो है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे इससे ग्रीन जॉब्स भी आ रही थी। ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो कई जगह पे ग्रीन जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रीन जॉब्स मतलब जो ऐसे एरिया में एनवायरमेंट फ्रेंडली एरियाज जो प्रोजेक्ट्स और ये सब आ रहे हैं और उसमें किस तरीके से जो जॉब्स या जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो आपके ग्रीन जॉब्स कंसिडरेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर दिखा दिया तो एक आइडिया लग जाएगा कि देखो हम लोग टॉपिक्स पिक कैसे करते हैं, कैसे जो टॉपिक्स हैं वो आपके रहते हैं।
तो यहाँ पे ये समझना है कि आपको जैसे न्यूज़पेपर में अगर सपोज करो जो लिखा ही है वही मैं आपको एक लाइन टू लाइन रीड कर दूँ, तो फिर इसमें हमारा रोल क्या होगा? तो है ना, तो वो चीज़ नहीं, हमें ये देखना है कि ठीक है क्या टॉपिक बन सकता है, क्या टॉपिक निकल कर आ सकता है। हेडलाइंस के नोट्स नहीं जो है वो बनाने हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे आज जो मैंने टॉपिक्स आपके लिए पिक किए हैं, अब आप देखो जो मतलब सेशन से पहले जो सेशंस आ जाते हैं या जो भी सेशंस, आप देखोगे कि जो टॉपिक्स हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करते हैं उसका एक या दो टॉपिक्स ही आपको, जैसे एडिटोरियल का हो गया, वो भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ही आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरा एनालिसिस अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ये टॉपिक्स जो डिस्कशन हो रहे हैं इसमें खास तौर से जो डायनेमिक एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, आईआर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सारी चीज़ें साइंस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में। तो जैसे जो टॉपिक्स आज मैंने आपको निकाला है वो है कि हाउ सैटेलाइट ट्रैक वेदर, दूसरा एचपीवी, ये साइंस का और ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम साइंस का टॉपिक हो गया, ये आईआर का टॉपिक हो गया, और साथ में मैप के साथ डिस्कस करेंगे। आईआर और ज्योग्राफी और मैपिंग का प्रश्न हो गया। चैनगे पोर्ट और चाइना, ये आपका आईआर और ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। यानोमानी एंड गोल्ड माइनिंग, ये जो है ज्योग्राफी प्लस आप कह सकते हो आईआर का टॉपिक हो गया। तो आप देख सकते हो ज्योग्राफी कैसे किस तरीके से लिंक्ड है अलग अलग उससे। फिर जो आपका मेंस का टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करें, मतलब मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लिखो 10 नंबर का विथ एग्जांपल आप लिख सकते हो। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इज नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बट नॉट विदाउट नेगेटिव इम्पैक्ट। 10 नंबर पे लिखना औद्योगिकी विकास के लिए संसाधन अन्वेषण आवश्यक है लेकिन नकारात्मक प्रभाव के बिना नहीं। तो उदाहरण देकर समझाना है। तो अभी जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा उसमें उदाहरण दे रखा है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ और सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। इस ऐप में अभी जो मैंने आपको बताया था यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी है, और इसमें अभी आपका जो प्राइस है 50 टेस्ट का ये रिड्यूस कर दिया गया है। 14th टेस्ट जो है वो आपका शेड्यूल्ड है, और ये कुछ ही दिन के लिए है, फिर आप के पास अभी अपॉर्चुनिटी। 14th जो टेस्ट है वो आपका इस संडे रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। टोटल आपके 50 टेस्ट होंगे। अब जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने जा रही है, 2-2 टेस्ट वीक में होंगे। टोटल हम 50 टेस्ट आपको करा दूंगा। अभी मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें टोटल 10 टेस्ट होंगे और वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मतलब उसमें आपका एडवांस करंट अफेयर्स भी होगा प्लस स्टैटिक भी होगा। तो एक फुल लेंथ टेस्ट जो सीरीज़ है वो आपकी आने वाली है। तो ये जब आपको तभी फ़ायदा करेगा जब आप मतलब बढ़िया तरीके से, बस क्योंकि सोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा, तो सोर्सेज को आप लोग फॉलो करना। और जो है फिर आप टेस्ट जो है अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है तो इसका हिस्सा आपको ज़रूर से बनना है। कल आपकी सैटरडे को 11:30 बजे क्लास है आपकी इसकी। तो मेंटरशिप प्रोग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 के लोग हैं उन्हीं को ज्वाइन करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग अपना गो थ्रू हो जाना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 24-25 की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देख लो, हाउ सैटेलाइट ट्रैक द वेदर। ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है, सैटेलाइट वेदर को कैसे ट्रैक करता है, ठीक है। हाउ सैटेलाइट ट्रैक वेदर को कैसे ट्रैक करता है, हाउ सैटेलाइट ट्रैक वेदर। तो ये हमारे लिए एक साइंस का अच्छा जो टॉपिक है वो फ्रेम हो जाता है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए IMD हैज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ अकम्पनीड वेदर अलर्ट विथ मैप्स। अब मतलब मैप के माध्यम से आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे मैप बना हुआ है और यहाँ पे जो ये साइन बने हुए हैं इनके बेसिस में पता चलता है कि जैसे ये साइन बने हुए हैं कलर्स के बेसिस में कि क्या वेदर कंडीशंस हैं किस तरीके की, वो हमें जानकारी मिलती है। तो इसके लिए हम लोग कई सैटेलाइट यूज़ करते हैं, जैसे इनसेट 3D और इनसेट 3D सैटेलाइट के माध्यम से जो इमेजिंग की जाती है उस बेसिस में हम जो है अभी बेसिकली कंक्लूड कि अच्छा जो बारिश होगी नहीं होगी, वेदर कंडीशंस किस तरीके से आपके होंगी। हाउ डज़ वन रीड द मैप एंड हाउ डू कलर रिप्रेजेंट। अब देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे शब्द माइक्रोफिजिक्स इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फिजिकल फेनोमेना जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए विंड का मूवमेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, तो फिजिकल या फिजिक्स से कई सारे डिफरेंट डायमेंशन और कंसेप्ट के बारे में जानकारी जो है होना चाहिए। तो ये कहा गया कि जो भी इमेजेस आपकी आती हैं और उसमें जो ये कलर वलर
जो है, जैसे मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये जो कलर आते हैं, तो ये कलर के पीछे क्या फेनोमेना है। जैसे मैप में आप देखोगे ना, तो कहीं रेड बना है, कहीं ब्लू बना है, कहीं ग्रीन बना है, और उस सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से होता है। मतलब सैटेलाइट इमेजेस आएंगे और उसमें ऑलरेडी ये डेटा का कलेक्शन होगा, और एक जब कंप्यूटराइज्ड इमेज निकल कर आएगी तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये कलर रिप्रेजेंट होंगे। तो इसमें कहा गया कि यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोलर रिफ्लेक्टेंस और एक ब्राइटनेस टेम्परेचर। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके विजिबल हैं, वन इज सोलर रिफ्लेक्टेंस और दूसरा जो है दैट इज ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो यहाँ टर्म याद रखो, सोलर रिफ्लेक्टेंस और जो है ब्राइटनेस टेम्परेचर। आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे मान लो आप देखोगे कि वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड कई सारी ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करती रहती हैं, और इसमें कई, जैसे मान लो ये कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हमारी जैसे अभी हमने देखा सैटेलाइट है, तो ऐसे इसमें कई कंपोनेंट्स होती हैं, सोलर एरे है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर है, कई ऐसे होते हैं, स्पेस एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, जियो स्टेशनरी लाइटिंग मैप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे ये जो सैटेलाइट्स आती हैं, ये आपका कई सारी चीज़ों को स्टडी भी करेगी। जैसे मान लो पानी है, और वाटर वेपर है, विंड है, टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रेशर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ये स्टडी सैटेलाइट्स जो है इनसे रिलेटेड डेटा जो है स्टडी भी करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जैसा अभी हमने देखा कि जो डिफरेंट कलर्स विजिबल होते हैं, एक जैसे रेड है, ब्लू है, ये जो भी कलर है, तो इसमें दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। एक जो अभी देखा वह सोलर रिफ्लेक्टेंस। सोलर रिफ्लेक्टेंस क्या है? ये अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट टू इट। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है, यहाँ से इस सरफेस से अगर देखा जाए तो कितनी सोलर लाइट जो है, जैसे मान लो ये सोलर लाइट है और ये सोलर लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, सोलर लाइट इस पर ऐसे फॉल करेगी, इस तरीके से सोलर लाइट फॉल करेगी, ये इंसिडेंट होगा, और कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, कितनी लाइट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि कितनी लाइट इंसिडेंट, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करना। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम जो टर्म यूज़ करते हैं, इस रेशियो को, वो है सोलर, उस रेशियो को हम सोलर रिफ्लेक्टेंस शब्द जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सोलर रिफ्लेक्टेंस। ये टर्म आपको याद रखना है। वहीं अगर ब्राइटनेस टेम्परेचर की बात किया जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्राइटनेस टेम्परेचर, तो ये क्या है? इट हैज़ टू डू विद द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस। की मतलब जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है और एसोसिएटेड जो ब्राइटनेस उसमें कितनी है। तो जैसे मान लो कोई लाइट आपकी फॉल कर रही है, और लाइट फॉल करने के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद और जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस उसकी कैसे, जैसे मान लो एक सरफेस है, इसमें लाइट फॉल कर रही है, अब लाइट अब्जॉर्ब हुई, हीट अप हुआ, तो इससे करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस कितनी है, करस्पॉन्डिंग जो ब्राइटनेस है वो आपकी कितनी है। तो इनसेट 3D डे माइक्रोफिजिक्स डेटा कंपोनेंट ये सोलर रिफ्लेक्टेंस जो है स्टडी करता है तीन वेवलेंथ पे। तीन वेवलेंथ होती हैं जिस पे स्टडी किया जाता है। एक आपकी जो है दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर, एक ये वेवलेंथ है जो कि विजिबल रेडिएशन से रिलेटेड है। एक 1.6 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ है जो कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड है। और एक आपकी 10.8 माइक्रोमीटर है जो कि थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब सोलर रिफ्लेक्टेंस, जैसे अभी हमने देखा कि कितनी लाइट इंसिडेंट हो रही है और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका जो रेशियो है वो आपका सोलर रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। और ये चीज़ जो स्टडी किया जाता है थ्री वेवलेंथ्स पे होता है। तीन वेवलेंथ मतलब जो आपका स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें जो ये अलग अलग वेवलेंथ है 0.5 माइक्रोमीटर, 1.6 माइक्रोमीटर, 10.8 माइक्रोमीटर, तो ये डिफरेंट जो आपकी वेवलेंथ है उनके बेसिस पे ही चीज़ें कंक्लूड की जाती हैं, और इन चीज़ों को देखा जाता है टू कैलकुलेट द सोलर रिफ्लेक्टेंस। अब इसमें कहा गया कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर विजिबल सिग्नल डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर। मतलब कि ये जो आपका 0.5 माइक्रोमीटर का जो विजिबल सिग्नल है वो अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर डिटरमाइन करेगा। जो स्ट्रेंथ है 1.6 माइक्रोमीटर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सिग्नल का, और द अमाउंट ऑफ रेड कलर डिटरमाइन करेगा। और 10.8 माइक्रोमीटर जो है वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको समझना है कि ये जो अलग अलग वेवलेंथ है वो एसोसिएटेड हैं डिफरेंट कलर से। जैसे अगर इतने 0.5 माइक्रोमीटर वो आपका ग्रीन कलर से, 1.6 माइक्रोमीटर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सिग्नल रेड कलर से रिलेटेड है, 10.8 माइक्रोमीटर जो है वो आपका ब्लू कलर से है। तो इस तरीके से जो इनसेट 3D है
का जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट इमेजेस का जो कलर है वो डिटरमाइन करता है, जिससे जो इमेजेस आएंगी डिपेंडिंग अपॉन किस वेवलेंथ को कंसीडर किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो आपका रिफ्लेक्ट होते हैं, विजिबल होते हैं इमेज में। हाउ डज द सैटेलाइट ट्रैक स्नो, स्नो को कैसे ट्रैक किया जाता है? तो अब इसमें भी देखो जो डिफरेंट मतलब स्टडी की जाती है। अब स्टडी जैसे मान लो जो आपके कई प्रकार के जो क्लाउड टाइप्स हैं उनको स्टडी जो है वो आपका कई डिफरेंट जो क्लाउड टाइप्स हैं उनको स्टडी करना और है ना उसको एनालाइज करना, इनिशियल स्टेज ऑफ कन्वेक्शन, मैच्योरिंग स्टेजेस ऑफ थंडर स्टॉर्म, ये सब स्नो एरिया को आइडेंटिफाई करना, फायर को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो जो है स्नो एरिया आपका है, स्नो एरिया को आइडेंटिफाई करना, फायर्स को डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद थंडर स्टॉर्म है उनको देखना, थंडर स्टॉर्म है जो थंडर स्टॉर्म है, मेच्योरिंग स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म, कन्वेक्शंस हैं, ये सब देखना। तो सोलर रिफ्लेक्टेंस जो है स्नो का एंड दैट ऑफ क्लाउड इज सिमिलर, मतलब अगर ये कहा गया कि जो जैसे इसमें क्या कहा गया कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो कलर स्कीम है उसको देखेंगे, मतलब जैसे मान लो लाइट, कौन सी लाइट क्लाउड पे पड़ती है, है ना, कन्वेक्शंस जो है मतलब जैसे जो आपका लाइट पड़ रही है और टेम्परेचर ट्रांसमिशन जो है आपका हो रहा है, फिर उसके बाद थंडर स्टॉर्म जो आपके बादल और ये सब जो बन रहे हैं, स्नो एरिया को आइडेंटिफाई करना, फायर को डिटेक्ट करना। तो ये सब ये डिफरेंट कलर स्कीम्स जो ये डेवलप की गई वो इन सब चीज़ों के लिए स्टडी किया जाता है, मतलब इन कलर स्कीम को यूज़ किया जाता है इन सब को स्टडी करने के लिए, सब फेनोमेना के लिए। अब जो सोलर रिफ्लेक्टेंस है स्नो का, मतलब स्नो पर लाइट फॉल करती है और कितनी इंसिडेंट है, कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको उसकी अगर देखा जाए और क्लाउड की देखा जाए तो वो सोलर रिफ्लेक्टेंस ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर है, विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्नो जो है स्ट्रांगली absorbs radiation of wavelength 1.6 माइक्रोमीटर, दैट इज द शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो इसमें कहा गया कि जो आपका स्नो है वो 1.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की जो है इस वेवलेंथ की लाइट को काफ़ी अधिक एब्जॉर्व करता है। इस वजह से जो सैटेलाइट है वो स्नो को ट्रैक करती है और जो रेड कंपोनेंट ऑफ द कलर स्कीम बिकम्स वेरी वीक। तो क्योंकि 1.6 माइक्रोमीटर जो है लाइट वो ज़्यादा आपकी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब की जाती है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1.6 में माइक्रोमीटर, इसलिए जो सैटेलाइट ट्रैक करता है स्नो को तो रेड कंपोनेंट उसका बहुत कम हो जाता है। तो रेड कंपोनेंट जैसे ही कम है तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है स्नो प्रेजेंट है। हाउ द कलर्स डिटरमाइंड, हाउ आर द कलर डिटरमाइंड्स, डिटरमाइन कैसे होता है? तो टू कलर्स आर डिटरमाइंड नॉट बाय लाइक जो दो कलर होते हैं आर डिटरमाइंड नॉट बाय सिंगल सिग्नल बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट बिटवीन द टू सिग्नल्स। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर मान लो कलर डिटरमाइन हम करते हैं कि ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वो नहीं कि एक सिंगल सिग्नल पर बेस्ड हो, तो इट कैन बी मोर देन वन सिग्नल। कंप्यूटर जो है अमाउंट ऑफ रेड कलर जो है डिटरमाइन करता है डिपेंडिंग अपॉन 10 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर जो इंफ्रारेड सिग्नल उनमें कितना अंतर है। ग्रीन कलर जो है अगर देखा जाए तो उसमें इंफ्रारेड और मिडिल इंफ्रारेड सिग्नल 10.8 माइक्रोमीटर, 3.9 माइक्रोमीटर, इनके डिफरेंस को देखा जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लू कलर इज नॉट डिफरेंस बट इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ थर्मल इंफ्रारेड। तो देखो डिफरेंट जो कलर्स विजिबल हैं वो भी जो सिग्नल के स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये आपके सिग्नल्स हैं इनकी जो ये आपके डिफरेंट वेवलेंथ है उसके डिफरेंस के बेसिस पे जो कलर है वो आपका डिटरमाइन होता है। तो देखो ये थोड़ा सा आपका अगर ये अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों को लेकर है, इन चीज़ों को लेकर अगर आपकी थोड़ी बहुत इफ़ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू इट तो आप इजीली चीज़ें लिख सकते हो। या कई बार इसमें देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से आज के समय में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं तो बिल्कुल हमें तैयार होने चाहिए कि हाँ ऐसे प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा, द हिंदू सेशन के जैसे अगर आप सेशन देखते हैं तो आप चाहते हैं कि पुराने PDF भी आपको चाहिए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के भी आपको चाहिए, तो सब कुछ सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर फ्री PDF सारी पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू का कंपाइलेशन का बढ़िया PDF मिल जाए वो भी वहाँ पड़ा हुआ है, मेंस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन का PDF आपको मिल जाए वो भी वहाँ पे आपको पड़ा हुआ। तो आप डायरेक्टली आपको कुछ नहीं उसमें करना है, जस्ट गो एंड डाउनलोड इट। आप अपना जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको और कुछ करने की ज़रूरत उसमें नहीं है, मतलब फ्रीली सब अवेलेबल है तो आप बिल्कुल जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बाय कंबाइनिंग। इसमें कहा गया बाय कंबाइनिंग डे एंड नाइट जो डेटा है उसके बेसिस में लाइक
कितना मॉइस्चर ड्रॉपलेट है, डिफरेंट शेप के है ना, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और है ना, फिर उसके बाद साइक्लोन के फॉर्मेशन और दूसरे वेदर इवेंट को ट्रैक किया जा सकता है। लाइक है ना, क्योंकि जो भी हमने अभी फिनोमेना देखा उसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनके बीच का डिफरेंस, स्नो और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए फिर कंक्लूड किया जा सकता है कि अच्छा मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, सारी चीज़ें। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट इनसेट 3D कैन प्रोड्यूस इमेजेस बेस्ड ऑन सिग्नल ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के जो है उस बेसिस में सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हाउ डू द सैटेलाइट कलेक्ट वेदर डेटा, वेदर डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, जैसे इसमें रेडियोमीटर्स होते हैं जिस बेसिस पे जो वेदर डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो रेडियोमीटर एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि लाइक रेडिएशंस हैं उनको मेज़र भी इसके द्वारा किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वाटर बॉडी है, कुछ भी अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशंस, आपके जो रेडिएशन है वो प्रेजेंट होते हैं, और उस चीज़ को ये ऑब्जर्व कर लेता है जो ये रेडियोमीटर्स आपका होता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बेसिस पे। एंड इसमें सैटेलाइट में एटमॉस्फेरिक साउंडर भी होता है जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र जो है करता है, और स्टडी वाटर वेपर एज अ फंक्शन ऑफ दर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो फिर वाटर वेपर, जैसे वाटर वेपर मान लो कहाँ होता है, जैसे मान लो पानी है, पानी पे अगर लाइट पड़ती है, लाइट से वाटर इवापरेट होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये वाटर वेपर का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो वाटर वेपर है इसको स्टडी करना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन सब चीज़ों को करना, फिर एटमॉस्फेरिक जो साउंडर है ये ऐसे डिवाइस है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेज़र भी आपका इसी के द्वारा आपका किया जाता है। तो इनके बेसिस में जो डेटा चाहिए हमें वो डेटा मिल जाता है। व्हाट वेदर सैटेलाइट डज इंडिया हैव, तो इंडिया के पास इनसेट 3DR है और इसका रेडियोमीटर आपका है, और कल्पना 1 इनसेट 3A सैटेलाइट जो है यूज लॉन्च इन 2002-3 रेस्पेक्टिवली। तो इनसेट 3DR ब्राउज़र की बात करें तो इसमें रेडियोमीटर जो है ये अपग्रेडेड वर्जन का है दैट द कल्पना 1 इनसेट 3A, मतलब इससे अपडेटेड वर्जन का 3DAR में जो रेडियोमीटर यूज़ हो रहा है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए इनसेट 3A जो है वो 3 चैनल वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर जो है वो कैरी आपका करता है। कल्पना 1 एंड इनसेट 3A 3D 3DR सेटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये भी वेदर को मॉनिटर करता है, वार्निंग से जो सर्विसेज हैं उनको देखना, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा जो है की जाती हैं। बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स इनमें लगे रहते हैं। इनसेट 3D 3DR जो सेटेलाइट है ये करंटली एक्टिव है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, अर्थ के अंदर, और इस डिग्री पे है, एंड दे कीप ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग द डेटा, और उस बेसिस पे हमारा जो IMD है वो डिफरेंट जो मतलब प्रिडिक्शंस हैं वो सामने रखते हैं वेदर को लेके। तो देखो ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आते हैं और जिस टाइप से पैटर्न है आपका उस वजह से ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप अपना जो चैनल है उसके तो आप अपना जो ये PDF रॉ PDF ले सकते हैं, और सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब देखो पहले तो हमें सिर्फ इसी के बारे में जानना है कि ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस है ये एक DNA वायरस है, और ये वायरस इस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ पेपिलोमा विरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें लाइक ये कई प्रकार के, जैसे ये सब एरिया में जो कैंसर है ये भी कॉज कर सकता है न, जो सर्विकल कैंसर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए वैक्सीन भी है। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि सभी के घरों में, जैसे मान लो जो भी छोटे एज में जैसे हैं गर्ल्स हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस जो है आप लोग को जनरेट करना चाहिए अपने घर के अंदर, है ना, डॉक्टर से कंसल्ट करके, और क्योंकि इसकी वैक्सीन भी, HPV वैक्सीन भी आती है, तो इससे मतलब फ्यूचर के अंदर 50 तरीके की चीज़ें होती हैं है ना, और ध्यान नहीं जाता है कई बार ऐसे मेडिकल कंडीशंस को। तो और ये बहुत ही डेडली आपका होता है, जब कैंसरस, सर्वाइकल कैंसरस जैसी चीज़ें होती हैं तो ये बहुत डेडली होता है, मतलब फैटल होता है, बहुत मुश्किल बच पाना भी बहुत इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इट्स बेटर कि जो कम एज में हैं तो आपके घरों में भी जैसे हैं तो अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये जो वैक्सीन HPV वैक्सीन अगर है तो उसको ज़रूर से
टाइमली लेना चाहिए या लगवाना चाहिए, जिससे फ्यूचर के अंदर कभी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसके केसेस काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप देखोगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स और ये सब चीज़ें भी इसमें काफ़ी अधिक आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे ये भी कहनी है कि जब आप सेशन देखें तो ज़रूर से एक लाइक बटन प्रेस कर दें। आप जैसे सेशन देख रहे हैं, जितने लोग भी हैं, लाइक बटन प्रेस कर दें। आप लोग कमेंट जरूर से करें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर आप लोग ज़रूर से दें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है कब सेशन अटेंड करते हैं ये भी जो है ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, क्राफ्टिंग अ न्यू फेस इन इंडिया यूके टाइज। अब इसमें देखो, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे तब चर्चा होगी, तब हम भी चर्चा और कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छा टॉपिक इस पर निकल कर आता है, वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, देखो अगर आप विश्व का मैप देखो, आप है ना, मेरा पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। आप चीज़ों को कनेक्ट करो, चीज़ें आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं। जैसे अगर आप आज अभी एक टॉपिक में आपसे को डिस्कस करूंगा कि ये जो यूरोपियन रीजन है, यहाँ पे भी अब एक बड़ा नाटो का बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें मोर देन 1 लाख आपके ट्रूप्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये इतनी बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रेड सी रीजन में चल रहा है, यूएस यहाँ पे हाउतीस पे हमला कर रहा है, हाउतीस यूएस पे हमला कर रहा है, फिर ईरान जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ईरान पे हमला कर दिया। आप मैप से जोड़ो चीज़ों को, एक साथ देखो एक बार, और इधर चले जाओ तो इधर धीरे धीरे चाइना ताइवान के चारों तरफ माहौल बना रहा है। तो इतने फ्रंट ओपन हो रहे हैं ना, यही तो विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। अगर बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें अगर चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लग नहीं रहा कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और मतलब इसमें क्या होगा पता समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप से अगर चीज़ें तेज़ी से चीज़ें जाएंगी तो ये बड़ा युद्ध की तरफ जा सकते हैं। और युद्ध का क्या इम्पैक्ट होता है, देखो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका तो ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब आप खुद देखो कि ये फिर एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रेलिवेंस पे प्रश्न जरूर से उठता है, और एक द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉमन है, आप हम लोग जैसे लोग हैं जो अपना एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं और हम लोग का काम करवाना है, तो कितना अधिक उससे जो है वो अफेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे तो एक की एरिया जो एक डिस्कशन का चलेगा, उसमें हाईलाइट किया गया है, वो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के ऊपर तो ये जो कि टू पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये इस्तेमाल करना। एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना जो समुद्र में बड़े बड़े जो जहाज होते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम चाहेंगे, वी विल स्टिल वांट कि इस एरिया में काफ़ी हद तक जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो है यूके हमें प्रोवाइड करे। तो ऑलरेडी क्वीन एलिजाबेथ क्लास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रॉयल नेवी का, वो इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। अब एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, मैं और डिटेल में और एक्सप्लेन करूँगा। देखो, जब ये सबमरीन नीचे मान लो एक बार जाती है, जैसे वॉरशिप है, लाइक मान लो जैसे इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इज दैट वॉरशिप जो इंटीग्रेटेड विद दिस कैपेबिलिटी, वो मतलब वॉरशिप अगर मूव करे तो साउंड बहुत कम रिलीज होता है, तो ये एक बड़ा इसका फ़ायदा है। दूसरा ये भी है कि काफ़ी समय तक जो इलेक्ट्रिक ये जो पावर जनरेशन है वो चलता रहता है। जब तक इलेक्ट्रिक पावर रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। तो जैसे मान लो आप कोई फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, तभी तक होगा जब तक वो फ्यूल चल रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी समय तक जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पावर आपका सप्लाई हो रहा है तब तक ये सिस्टम वर्क करता रहेगा। सो इसके बाद जैसे इसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन भी हुआ था, इंडिया यूके प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो आपका है कैपेबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि फरवरी 2023 से आपका इस पर डिस्कशन भी चल रहा है। अब अगर देख ले, देखो पहले बार बार प्रोपल्शन शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ को हमें लॉन्च करना, जैसे ये लॉन्च किया जा रहा है, अब ये जो है ना ये प्रोपल्शन है। अब ये ऐसे जलेगा, जैसे मान लो कई फ्यूल्स हैं, ऑक्सीजन और ये सब कंबाइन करके आग जलेगी, उससे फिर ये प्रेशर जनरेट होगा, थ्रस्ट जनरेट होगा, और चीज़ें ऐसे ये जो है इस टाइप से मूव करेगा, इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो तब मूव करेगा इस प्रोपल्शन, ये प्रोपल्शन है। अब इसमें एक होता है केमिकल प्रोपल्शन और एक होता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। मान लो केमिकल प्रोपल्शन है, मान लो कई प्रकार के जो फ्यूल है उनका कॉम्बिनेशन होके और फिर ये इस टाइप का प्रोपल्शन जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलेंट जनरेट करने के लिए, और इसमें इलेक्ट्रिक जो पावर है ये परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है, मतलब ये जो प्रोपल्शन का है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ जैसा मान लो आग नीचे की तरफ लगी और फिर थ्रस्ट मिलेगा और चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी। केमिकल सिस्टम की बात करें तो उससे अगर देखें तो ये बेटर है, क्योंकि इसमें वेरी लिटिल मास टू एक्सेलरेट स्पेस क्राफ्ट चाहिए।
क्योंकि देखो जैसे मान लो सिंपल सी बात, जैसे मान लो आप एयर लेते हो कोई भी, है ना, जैसे कोई भी स्पेस क्राफ्ट है कुछ भी, तो उसमें स्पेस क्राफ्ट के कंसिड्रेशन में अगर देखा जाए या किसी में भी अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा टैंक, फ्यूल टैंक चाहिए होता है, जिसमें उस फ्यूल टैंक ही जब आप देखोगे स्पेस क्राफ्ट या किसी का भी, उसका मेजर वन ऑफ द मेजर, अगर आप उसके वेट को कैलकुलेट करोगे तो एक बड़ा फैक्टर होता है, वो है जिसे हम कहते हैं जो फ्यूल टैंक है। तो इसमें ऐसा किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें तो क्या इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के माध्यम से है, जो इलेक्ट्रिक पावर के माध्यम से जो प्रोपल्शन जनरेट होगा, इससे ही वो चीज़ें ईजिली मूव कर सकते हैं। 20 टाइम फास्टर है अगर कंपेयर किया जाए तो, मतलब जो पावर प्रोड्यूस होगी थ्रस्ट के लिए वो 20 गुना ज़्यादा होगी, ये भी आपका है। एंड एक तो ये है, और इसमें जैसे मान लो इस चीज़ को ध्यान समझना, जैसे हम ये कहते हैं ना कि हम कोई भी स्पेस क्राफ्ट होता है ना, जैसे मान लो किसी चीज़ को हमें लॉन्च करना है तो उसमें हम मल्टी स्टेज यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज यूज़ करते हैं ना, जैसे PSLV स्टेज 1 2 3 4, GSLV स्टेज 1 2 3, तो इस टाइप से हम डिफरेंट स्टेज फ्लो करते हैं। इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये केमिकल फ्यूल होता है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसके बियॉन्ड वो वेलोसिटी ऑफर नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी कुछ लिमिटेशन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में नहीं होती है, तो ये मल्टी स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो स्पेस क्राफ्ट की हम यूज़ करते हैं, फिर इसका लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि हम कौन से थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो रेयर गैस और इन सब का इस्तेमाल करते हैं, या लिक्विड मेटल, या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वेरीज भी करता है डिपेंडिंग अपॉन इन कंपोनेंट के बेसिस पे। अब इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, थ्रस्टर होता है, एक फ्लूइडिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, पावर कंपोनेंट भी होता है, और पॉइंटिंग मैकेनिज्म भी होता है। तो ये कुछ ऐसे एरिया, थ्रस्ट, जैसे थ्रस्ट जनरेट होता है ना, तो जैसे मान लो आग नीचे की तरफ जाएगी तेज़ी से, और फिर वो थ्रस्ट जो जनरेट होता है जिससे कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऊपर को उड़ के जाएगा। फिर जो फ्लूइडिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है। तो ये आपके कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं। तो ये देखो आप कि थ्रस्टर कंपोनेंट, प्रोपेलेंट कंपोनेंट, पावर कंपोनेंट, पॉइंटिंग मैकेनिज्म, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो इसके अंदर विजिबल आपके होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कंटेंट मैं आपके लिए कवर करता हूँ, इसमें बहुत मेहनत भी लगती है। अब आप लोग का कई कहते हैं, मतलब आप लोग का रहता है कि सर बहुत जल्दी करा दो। देखो जल्दीबाजी कैसे हो पाएगी, क्योंकि देखो ये रीड करना, फिर आपको अच्छा कंटेंट देना, आपके लिए पढ़ने के लिए अच्छा PDF बनाना। अभी खाली पेपर का आर्टिकल देख के मैं अगर आपको बोल दूं तो फिर आप पढ़ना भी तो चाहिए, आपको उतना हमेशा तो याद नहीं रहेगा। ये PDF बना देना, फिर एक और अच्छा PDF फिर रात को आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है, sauravpandeyupsc.com वेबसाइट पे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में समय बिल्कुल लगता है, और ख़ुद से क्रिएट करने में तो और ज़्यादा ही समय लगता है। तो और ये आज के ही टॉपिक्स हैं। आप देखोगे कि अभी पोंगल वाला दिन था, उस दिन हिंदू पब्लिश नहीं हुआ, और बहुत सारे चैनल्स में आप देखेंगे कि वो जो है उस दिन भी हिंदू एनालिसिस आ गया। तो इसका मतलब पुराने आर्टिकल्स भी पढ़ाए जाते हैं। इसलिए मैंने फ्रंट में ही आज आपको दिखा दिया कि आज का पेपर है ये, और किस पेपर से कौन सा जो है टॉपिक हम लोगों ने पिक किया, किस टॉपिक से कौन सा टॉपिक निकाला गया है, वो भी मैंने आपको शो कर दिया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, इस चीज़ को आपको एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, है ना, कि एक मोटिवेशन बना रहता है। और क्या है हमारे लिए, और तो कोई मोटिवेशन नहीं है ना। तो आप लोग कोई चीज़ फीडबैक भी देते हैं तो उस पर अगर अच्छा रहता है तो ज़रूर से मैं उस पर काम करता हूँ। और कई सारी चीज़ों पे जैसे है ना, कि जैसे आपके द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं, और ये भी आप चीज़ को देखना चाहिए कि ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कुछ आपको तो यूट्यूब में के माध्यम से, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम को कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, PDF जो है वो आपको अच्छा सा मिल रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। तो यही मेरा आपसे है एक सजेशन भी है, या आप कह सकते हैं कि देखो एग्ज़ाम क्लोज आ रहा, प्रेशर बनेगा मन के अंदर, तो आप समय निकाल के क्या करो कि जो है, मतलब मान लो कई बार होगा कि टाइम नहीं मिलेगा नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने PDF बढ़िया और अच्छा PDF में कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में सेशन भी कर रहा हूँ कि जिससे PDF थोड़ा और बेटर बन सके। और फिर आपको डाउनलोड कर लेना PDF, और आप चाहोगे कि एकदम A4 साइज़ पेज में चाहिए तो थोड़ा रात को sauravpandeyupsc.com में जाके उसमें अवेलेबल हो जाएगा आपको PDF, तो उसको डाउनलोड कर लो और सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके और देख लो। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम क्लोज में रहेगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा नोट्स प्रिपेयर करने का। लेकिन सेशन मत छोड़ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर आप वो छोड़ दोगे, 1.5-2 महीने का भी गैप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये कोई टॉपिक मैं आपको हेडलाइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ,
बड़े बड़े जितने भी टीचर्स आपको रहेंगे तो उनका, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ना इतना ज़्यादा, इतना अधिक कि जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से टॉपिक कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें हेडलाइंस ही अच्छा लगता है, उन्हें आलू भालू में अंतर ज़्यादा नहीं पता चल पाता। तो वो कई बार ऐसे चीज़ों को बोल भी देंगे या हाईलाइट भी कर देंगे कि नहीं जो है आपको सिर्फ एक ये किताब पढ़ लेनी है, बिल्कुल पढ़नी है। मैं तो हमेशा से मैंने आपको इस चीज़ के बारे में हमेशा हाईलाइट किया कि स्टैटिक की जो किताबें हैं वो पढ़ना, क्योंकि वहीं से तो बेस आपका डेवलप होगा। लेकिन सिर्फ वहीं से काम नहीं चलने वाला, पेपर की आपको न्यूज़पेपर में जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के चीज़ें हैं 2 साल के लिए कवर करना ही पड़ेगा, और इस तरीके से आपको किसी मैगजीन में भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपके समय को बहुत अधिक बचाएगा, है ना, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट आप देखोगे तो फिर उसका बेनिफिट भी आपको अंडरस्टैंडिंग को लेके और क्वेश्चंस जो आते हैं उनको के कंटेक्स्ट में भी अच्छा रहेगा। तो ये बार बार मेरी आपसे रहती है, जो है आप कह सकते हो बार बार ये बात आपके सामने रखी जाती है। चलो, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एप्लीकेशन एंड टाइप ऑफ थ्रस्टर, तो ये एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना, फ्यूचर में लोअर अर्थ जो ऑर्बिट है या मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो कितना डिस्टेंस अर्थ सरफेस से। नेक्स्ट देखते हैं, नाटो टू होल्ड द बिगेस्ट ड्रिल सिंस कोल्ड वॉर, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इसका नाम स्टेड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज रखा गया, 90,000 ट्रूप्स हैं इसमें, नाटो मेंबर भी होंगे और स्वीडन भी होगा। एंड है ना, ये ऐसे सिमिलर एक्सरसाइज 1988 में हुई थी जिसमें 1,25,000 जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पूरे आप देखोगे ये पूरा एरिया है जहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रही है, और इसमें आपका स्वीडन भी इन्वॉल्व है, बाकी सब तो नाटो के मेंबर्स हैं, बाकी इसमें स्वीडन भी इन्वॉल्व है। तो ये बड़ी चीज़ है। अब आप पूरा एक बार एटलस खोल के ना मैप अपना देखना, अब उस मैप में आप देखना, समझना चीज़ को कि देखो कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है और कैसे आपस में कनेक्टेड है। मैंने कल भी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था कि देखो किस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें, अगर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी तो ये विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। विश्व युद्ध ऐसा नहीं कि आप कल सुबह 8 बजे से विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, ऐसे ही वॉर अलग अलग एरियाज़ में होता है और फिर धीरे धीरे चीज़ें इंटेंसिफाई होते हैं। आप देखो ना कितने वॉर फ्रंट खुल गए हैं, कितने वॉर फ्रंट ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो गया, इधर आप जाओगे तो ये अपना हौतीज़ वाला चल रहा है, यूएस के बीच में है, इजराइल और हमस का जो चल रहा है वो है ही, सीरिया में देखोगे वहाँ हो गया, जॉर्डन ने वहाँ स्ट्राइक कर दिया है। ये इस पूरे एरिया में डिस्टर्बेंस बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब यूक्रेन रशिया में चले जाओ, उधर चले जाओ तो अभी कोरिया के पास में ही बहुत बड़ी एक अभी एक्सरसाइज यूएस ने कंडक्ट की, ऑस्ट्रेलिया जापान कोरिया ये लोग मिलके। और फिर आप चले जाओ तो ताइवान जो है, ताइवान के पास चीन बहुत तेज़ी से अपना वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये सब बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। मतलब आप देखो ना कैसे कंपोनेंट, अब इधर से इंडिया ने कहीं फ्रंट पीओके में ओपन कर दिया तो फिर तो देखो फिर तो बड़ी दिक्कत है, मतलब फिर तो अब क्या बोला जाए। तो ये है, ये यहाँ पे ये इस फॉर्मेट एक्सरसाइज आपकी होनी है। एंड ये नाटो की बात करें तो नाटो आपका 1949 के अंदर इसका गठन हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है 1949, और कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है। कमेंट सेक्शन बताओ कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या आपका होता है। और जो भी मेंबर्स होते हैं उनको ये लाइक प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, स्टेबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नाटो टारगेट इंक्लूड वेपन मास डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, साइबर अटैक, ये सब चीज़ों मतलब ये सब कवर करता है। नाटो प्रोटेक्शन जो है सिविल वॉर की स्थिति में ऐसा कोई या इंटरनल कू की स्थिति में प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता है। व्हेन वन नाटो नेशन इज़ अटैक्ड, सारे नाटो जो है हमला कर देते हैं मेंबर्स जो हैं, और ये मेंबर्स के द्वारा ही फंडेड होता है। यूएस इसमें 75% का कंट्रीब्यूशन यूएस का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना फंडेड निकल हब इन इंडोनेशिया, थ्रेट टू रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक जगह है, मैप कहाँ गया, हाँ ये देखो मैपिंग के मैप का देखो बहुत अच्छा कंटेंट आप हमारा कवर हो रहा है। इनको अच्छे से करते जाओगे ना मैपिंग का, कोई इतना आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। देखो ये रीजन है, ये है मलुकाज रीजन है, तो आपको याद रखना ये मलुकाज रीजन है। कहाँ लोकेटेड है, तो ये इंडोनेशिया का इलाका। यहाँ से निकल की माइनिंग की जा रही, किसके द्वारा की जा रही है, चाइना की कंपनीज़ के द्वारा। तो इसकी वजह से बहुत सारे कटाई वटाई चल रही है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी एक एनजीओ ने कहा है कि ये जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है और ये सब दिक्कतें हो रही हैं। और क्योंकि निकल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत होता है और चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनना चाहता है, तो लिथियम और निकल इनका बहुत ज़रूरत है। तो चाइना भी एक नेक्स्ट टॉपिक देखना, तो वहाँ भी रीच करके और लिथियम एक्सट्रैक्शन शुरू कर देगा। निकल का यहाँ इंडोनेशिया से ले रहा है, तो इनको रॉ मटेरियल मिलते जाएंगे तो अपना मैन्युफैक्चरिंग ईवी और इन सब में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। दूसरे देश फिर इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये थोड़ा सा देखना है आपको। और ये वेडा बे जो रीजन है, वेडा बे इंडस्ट्रियल पार्क ऑन हल महेरा आइलैंड है, मलुका रीजन के अंदर इंडोनेशिया में।
तो वहाँ पे ये माइनिंग और ये सब चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चाइना वाइडेंस ट्रेड हाईवे इन साउथ अमेरिका विथ न्यू मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट। तो अब पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ साउथ अमेरिका के बारे में। तो अभी जो हमारा डिस्कशन का जगह है वो ये है, दैट इज़ पेरू, ठीक है। इसके कंट्रीज़ आप ज़रूर से देखो, जैसे अमेजन रिवर, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, सरीनेम, फ्रांस, ये सब देश आप याद रखो, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए, आउट ऑफ इंटरेस्ट भी ये गैलापागोस आइलैंड है। अब यहाँ दूसरी चीज़ देखो कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से, ये आपको ज्योग्राफी के लिए आ जाएगा, चीज़ें थोड़ा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप बढ़िया बनेगी आपकी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें साउथ अमेरिका में, तो एल्यूमिनियम है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, उसके बाद आयरन ओर है, लेड है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, सिल्वर है, टिम्बर है, जिंक है, टिंग। तो अच्छा खासे रिसोर्सेस हैं इसमें साउथ अमेरिका के अंदर। इसके अलावा अगर आप और जाओगे तो आप देखोगे लिथियम ट्रायंगल भी आपने पढ़ा होगा। तो लिथियम ट्रायंगल में इधर चिले हो गया, इधर अर्जेंटीना हो गया और इधर बोलीविया, ये लिथियम ट्रायंगल बनाता है। इसमें भी ये एंटोफैलान और यहाँ पे इनका हाउसी करके जगह है, और ये रिनकॉन और रीजन है, और पोकीटॉस करके रीजन है, ये थोड़ा देख लेना आप लोग मैपिंग में। तो यहाँ लिथियम रिजर्व बहुत अधिक है। अब अगर आप समझने का प्रयास करो कि जो चीन का प्लान को समझने की कोशिश करोगे, अगर आप थोड़ा इस मैप से आपको और क्लैरिटी जो है वो और आएगी। तो देखो चीन एक मैरीटाइम पावर भी बनना चाहता है। अब इसके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आप स्टडी करोगे ना, तो देखो चीन यहाँ से अभी ये एक पोर्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक पोर्ट यहाँ से डेवलप किया, इसकी पोर्ट की वजह से चीन जो है एक ईजिली साउथ अमेरिका और एशिया की कनेक्टिविटी बना लेगा। ऐसे इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ये पोर्ट यहाँ पे बन गया। इसके अलावा विश्व में इसने और, जैसे मान लो हम्बन टोटा यहाँ आ गया, अब मालदीव्स को भी इसने चूरन दे दिया है, तो ये मालदीव्स भी इसकी बात मानेगा, तो ये यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ प्रेजेंट है, इधर हाउतीस को कंट्रोल कर रहा है, तो दूसरी शिप्स को मूवमेंट नहीं करने देगा, और अब अपना तो कुछ नहीं करेगा, इन हाउतीस को पैसा वैसा दे के जो भी इसराइल और यूएस लेड जो भी होगा उनकी शिप्स आएगी उनको भगा देगा वहाँ से, या वहाँ हमला करेगा। तो ये ट्रेड रूट ज़्यादा नहीं, मतलब इस ट्रेड रूट पे जो चाइना चाहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि ईरान हाउतीस को कंट्रोल करता है, ईरान को जो है चाइना कंट्रोल करता है। तो ये रास्ता उसके कंट्रोल में आ जाएगा धीरे धीरे इस टाइप का। तो ये आप देखो, और यहाँ से ये रूट बना ही लिया इसने। तो ये अगर आप है ना, तो ये कंपोनेंट बन गया, तो ये चीज़ इसको हेल्प करेगा एक मैरीटाइम पावर बनने में। तो ये जगह जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है चैनके पोर्ट। चैनके पोर्ट ये याद रखना, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो यहाँ से देखो टॉपिक कैसे निकल कर आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चैनके पोर्ट बेसिकली ये जो चैनके पोर्ट है, ये चैनके ये आपका लीमा, मतलब 80 किलोमीटर लीमा से है। लीमा जो कैपिटल है पेरू की, और यहाँ पे एक डीप वाटर पोर्ट बनाया जा रहा है, चाइना की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रैफिक यहाँ से कंट्रोल आपका होगा, कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, चिले, इक्वेडर, और मतलब साउथ अमेरिका में ये जो पोर्ट है मेजर पोर्ट होगा, और मैरीटाइम ट्रैफिक यहीं से कंट्रोल होगा, जो पहले अभी ऑलरेडी जहाँ से चिले, इक्वेडर, कोलंबिया से उसी का ये होगा। कॉस्को शिपिंग कंपनी है जो 60% स्टेक उसके पास है, और इनका मानना है कि विश्व में जो ट्रेड हो रहा है साउथ अमेरिका और एशिया के बीच में, उसका ये मेन पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मान लो पोर्ट ही आप कंट्रोल कर रहे हो, तो अगर पोर्ट आप कंट्रोल कर रहे हो तो दूसरा देश जो है, अगर मान लो शिप का मूवमेंट, जैसे साउथ अमेरिका में मैंने आपको रिसोर्सेज बताया, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लिथियम है, इंडोनेशिया में निकल ले रहा है, चाइना ले रहा है। तो अब देखो ना, पूरे के पूरे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका है, चाइना का है। तो जब रिसोर्सेज ही चाइना कंट्रोल कर लेगा, ट्रेड रूट चाइना कंट्रोल कर लेगा, तो पावर तो इसी के पास जाएगी। तो ये एक मैटर ऑफ, आप कह सकते हैं, कंसर्न आपका बनता है। तो ये जैसे मान लो कार्गो जो चाइना से पेरू जो अब 10 दिन में चला जाएगा, पहले 45 दिन जो है लगता है, ब्राज़ील लगते थे, ब्राज़ील भी इसका बेनिफिशियरी होगा। 3.5 बिलियन डीप वाटर पोर्ट है ये, आप याद रखना, इट्स अ डीप वाटर जो है पोर्ट है, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें हमने ना डिस्कस कर ली, तो इससे आप ज्योग्राफी का भी नॉलेज आपको मिल गया, रिसोर्सेज का नॉलेज आपको मिल गया, और इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज आपको मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको, मतलब न्यूज़पेपर को हमें इस तरीके से करना है, तो ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नो रेस्पाइट फॉर ब्राज़ील, यानोमणी ग्रुप, यानोमामी ग्रुप, यानोमणी नहीं, यानो। अब देखो ये आप देखो कि ये टॉपिक है जो कि रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और
जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर हम चर्चा करें। जैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा निकल की माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन और ऐसा हो रहा है, जो हमने अभी चाइना के कंटेक्स्ट में देखा। अब एक ये भी आप बता सकते हो इसमें क्या हो रहा है कि गोल्ड, जैसे यानोमामी जो है ये आइसोलेटेड ट्राइब है साउथ अमेरिका के अंदर, और ये रेन फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट है, नॉर्दर्न ब्राज़ील, सदर्न वेनेजुला रीजन में, तो वो इंडिजिनस ग्रुप है वहाँ पे। अब ये जो इलीगल गोल्ड माइनर है, इन पर शायद मूवी भी बनी है, तो इलीगल जो गोल्ड माइनर्स हैं वो आते हैं, उनमें बड़ी बड़ी बंदूकें और ये सब रहते हैं, वो मार भी देते हैं इनको। तो और बहुत सारे, लगभग कहा गया 700-800 लोग को मारे गए हैं वो 2023 के अंदर। तो ये सरकारों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर आप ये देखो कि ये माइग्रेट किए थे बेरिंग स्ट्रेट से, जो एशिया और अमेरिका को कनेक्ट भी करता 15,000 साल पहले, और 9.6 मिलियन जो हेक्टेयर है यानोमानी टेरिटरी ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के 2 गुना है। वेनेजुला में यानोमानी जो है वो 8.2 मिलियन हेक्टेयर रीजन में रहते हैं, ऑल्टो ऑरिनोको कैसिक्यूर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो और यहाँ पे गोल्ड भी रहता है, तो गोल्ड के लिए जो है लोग जाते हैं खूब अपना, मतलब उनका एम रहता है गोल्ड जितना एक्सट्रैक्ट करना, उसमें लोग हमला कर देते हैं, और इसमें ये जो कॉमन लोग यहाँ रहते हैं तो वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इज नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 10 नंबर का है। कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल है आपका दिया सौरभ पांडे UPSC नाम से, आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज़ जरूर से आपको हिस्सा बनना है। एक फुल लेंथ टेस्ट में लेकर आऊँगा, 10 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही होगा, एडवांस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, टोटल 10 टेस्ट होंगे। तो लास्ट के अप्रैल के महीने में या मिड ऑफ या लेट मार्च के अंदर ये टेस्ट सीरीज आएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, IR, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें मैं करवाऊंगा, इनका कोर्स अलग से आएगा। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है वो उसकी सारी फ्री क्लासेस यूट्यूब में चलती रहेंगी। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को है, चौथी क्लास मेंटरशिप प्रोग्राम की, इस कल है आपकी 11:30 बजे। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अल्टीमेट प्रोग्राम है, तो इसको तो आपको मिस नहीं करना, और टेस्ट सीरीज भी ध्यान रखें। और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग हिस्सा बने, तो यहाँ पे ये मुझे मेल करना है, इस मेल ID पे ये सारी जानकारी आप मुझे फॉरवर्ड करें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहोगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।